नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें भेजी है कोमल टंडन जी ने। अब मैं आपको कहानी कोमल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दीपक ने घड़ी पर नजर डाली। ट्रेन छूटने में 20 मिनट बाकी थे। भैया उसका गेट पर इंतजार कर रहे हैं ताकि ऑफिस जाते समय उसे ड्रॉप कर सकें। 1 महीने बाद कॉलेज खुल रहा था। पढ़ाई से ज़्यादा उसे अपने सहपाठी से मिलने की चिंता थी। एनआईटी इलाहाबाद का वो प्रथम वर्ष का छात्र है। मिलनसार स्वभाव के कारण उसने जल्दी ही अच्छा मित्र बना लिया। माँ ने चलते चलते उसके हाथ में टिफिन पकड़ाया। इसकी क्या जरूरत है, मैं पेट भरकर नाश्ता कर चुका हूँ और सिर्फ 3 घंटे का सफर है। बहस मत कर, रख ले। जब से वहाँ गया है दुबला हो गया है। चुपचाप टिफिन रख। वो मोटरसाइकिल पर चढ़ा। भैया ने स्टेशन से कुछ पहले मोड़ पर छोड़ दिया। यहाँ से वो अपने ऑफिस का मोड़ ले उससे विदा लेकर चले गए। दीपक खुशी से लगभग दौड़ता हुआ रास्ते को पार कर रहा था। अचानक एक कार से टकरा गया। कुछ देर के लिए उसने सुध बुध खो दिए। फिर जब होश आया, उसके चारों ओर लोग थे। अपनी चोट और लोगों की परवाह न करते हुए वो स्टेशन की ओर भागा। ट्रेन को अपनी जगह खड़ा देख उसने सांस छोड़ी। आखिर वो अपने मित्र के पास जा रहा था। एक खाली डिब्बा सामने ही देख उस पर चढ़ गया और खिड़की पर बैठ गया। ट्रेन तुरंत चल पड़ी। जब उसने अपने सहयात्री पर नजर डाली, सामने एक बुजुर्ग बैठा था जो शून्य में कहीं खोया था। उसके बगल में एक युवा लड़की अपने पैर मोड़े बैठी थी, अपना सिर अपने पैरों में छुपाकर रखा था। एक अंधा भिखारी एक तारा बजाता हुआ टहल रहा था। एक युवा बेहद उदास सा उसके बगल में बैठा था, शायद बेरोजगार है। दिमाग में आए इसी विचार पर वो मन ही मन मुस्कुराया। उस लड़के ने उसकी तरफ देखा जैसे उसने उसके विचार को पढ़ लिया हो। दीपक ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए हाय कहा। उसने कोई जवाब ना दिया और बाहर देखने लगा। दीपक भी कंधा उचकाकर बाहर देखने लगा। ऊपर की सीट पर एक व्यक्ति आधा जला चेहरे के साथ माहौल को और भी भयानक बना रहा था। कुछ ही देर में मैं बोर होकर सो गया। जब नींद खुली तब खिड़की के बाहर देखा। ट्रेन एक स्टेशन पर खड़ी थी। उसके सभी सहयात्री उसी पोज में बैठे थे जिस पोज में उसने सोने से पहले देखा था। थोड़ी देर जब ट्रेन नहीं चली तो वो स्टेशन का नाम जानने के लिए गेट पर गया। स्टेशन का नाम पढ़कर चौंक गया। उसने कभी ये नाम सुना भी नहीं था, द अनलिमिटेड स्टेशन। काफी देर इंतजार के बाद जब ट्रेन आगे ना चली तब उसने अपने बगल में बैठे लड़के से पूछा, यार क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, रवि। हाय, मैं दीपक राय। इस स्टेशन पर गाड़ी कब से खड़ी है? आगे नहीं जा रही, क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं, ये द अनलिमिटेड स्टेशन है। यहाँ गाड़ी आती है पर जाती नहीं। कहकर वो फिर बाहर देखने लगा। बाकी के सहयात्री भी ऐसे ही बैठे थे जैसे उन्हें फर्क ना पड़ता हो ट्रेन चले या ना चले। दीपक ने ट्रेन से उतरकर टीटी से पूछने का विचार किया। बेवकूफ, बड़बड़ाता हुआ वो एक टीटी के करीब पहुंचा। ये ट्रेन कब चलेगी? क्या समस्या है? ट्रेन की तरफ उंगली दिखाता हुआ दीपक ने पूछा। यहाँ सिर्फ ट्रेन आती है, जाती कहीं नहीं। ये द अनलिमिटेड स्टेशन है। हद है, मैंने पूछा इलाहाबाद जाने के लिए क्या करना होगा? तुम अब कहीं नहीं जा सकते। ये द अनलिमिटेड स्टेशन है। जाऊंगा तो मैं जरूर, भला तुम कैसे रोकोगे मुझे? उसे गुस्सा आने लगा था। अच्छा, यहाँ कोई बस स्टैंड है? हाँ, स्टेशन के सामने ही है। दीपक तेजी से बाहर भागा। ये क्या मजाक चल रहा है? ये दोनों पागल हैं या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? स्टेशन के सामने ही उसे बस स्टैंड दिख गया। एक बस कुछ यात्रियों से भरी थी। वो उसके कंडक्टर के पास पहुंचा। भाई, इलाहाबाद का कितना लोगे?
उसने पलटकर उसे देखा और रटा रटाया जवाब दिया, यहाँ सिर्फ बस आती है, कहीं जाती नहीं। अच्छा, और आती कहाँ से हैं? हर जगह से। क्या इलाहाबाद से भी? हाँ। तो वहाँ से कौन सी बस आई थी? कंडक्टर ने उसी बस की ओर इशारा किया जो उसके पीछे कुछ यात्रियों को लिए खड़ी थी। तो ये वापस यात्री को लेने कब जाएगी? यहाँ सिर्फ बस आती है, कहीं जाती नहीं। फिर वही जवाब। अब उसका गुस्सा जवाब देने लगा। उसने कुछ देर तक उन लोगों को देखा जो वहां नजर आ रहे थे। सबके सब किसी नौटंकी फिल्म के कलाकार लग रहे थे। हार कर वो किसी और साधन की तलाश में बाहर आया। पूरे गांव में घूमते हुए उसे काफी देर हो गई। एक भी व्यक्ति हंसता मुस्कुराता ना मिला। एक झोपड़ी के बाहर पूरा परिवार बैठा था। माता पिता, 2 बेटे, सभी उदासी से बैठे थे। एक बुढ़िया बरगद के नीचे कुएं के पास बैठी थी। ना कोई हाट ना बाजा, जैसा पूरा गांव किसी का मातम मना रहा था। उसे एक घर के सामने एक साइकिल दिखी। उसने तय किया कि वो इस मनुष स्टेशन से बाहर जाने के लिए कुछ भी करेगा। उसने वो साइकिल ली और पतली पगडंडियों पर चल पड़ा। वो कहीं भी पहुंचे, बस इस गांव से बाहर जाना चाहता था। पर उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। वो कोई भी रास्ता पकड़ता, घूमकर वहीं आ जाता। वही स्टेशन, वही बस स्टैंड, वही गांव। आखिर हार मानकर वो वापस स्टेशन गया। ट्रेन अब भी वहीं खड़ी थी। सभी यात्री अपनी जगह पर बैठे थे। वो भी अपनी सीट पर बैठ गया। बगल में बैठे अपने हम उम्र लड़के से पूछा, तुम कब से यहाँ बैठे हो? 3 साल से, जब इस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था तब से। एक्सीडेंट? हाँ। दीपक को याद आया कि 3 साल पहले जब वो इंटर में था, इलाहाबाद जाने वाली इसी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। कई यात्री मर गए थे, कई घायल थे। तुम तब से इस स्टेशन पर फंसे हो? हाँ, हर साल उसी दिन उसी समय ये ट्रेन अपने नए यात्रियों को लेने जाती है, फिर यहीं खड़ी हो जाती है। तुम्हारा मतलब अब मैं अगले साल ही अपने घर जा सकूंगा? नहीं, घर तुम नहीं जा सकते। याद करो तुम इस ट्रेन को कैसे पकड़ सके। उसने दीपक को गहरी आंखों से देखा। दीपक ने खुद को स्टेशन पर भागते हुए देखा। वो तेजी से भागता हुआ सड़क पार कर रहा था कि एक कार से टकराया। होश में आते ही वो पहले तो तेजी से भागा, फिर अचानक उसे याद आया कि वो क्या कर रहा है। उसने पलटकर देखा, लोग इकट्ठा हो रहे थे। सामने जमीन पर कोई लेटा हुआ था। धड़कते दिल के साथ वो आगे बढ़ा। उस जमीन पर पड़े शख्स को देखते ही वो चौंक गया। ये शख्स कोई और नहीं, दीपक खुद था। अब उसे याद आया कि वो अपना शरीर तो वहीं छोड़कर भागा था। अब तुम कभी नहीं जा सकते। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, दूसरी कहानी शुरू करते हैं। आज है तारीख 25 मई 2021। आज रविवार है। इस घटना की शुरुआत हुई गाला सेठ की दुकान से। उनकी एक कपड़े की दुकान है। वो लेडीज कपड़े रखते हैं। उनके पास लेटेस्ट फैशन के सारे कपड़े सबसे पहले आ जाते थे। ज़्यादातर लोग खरीदारी करने के लिए रविवार की शाम को ही निकलते हैं। शायद आप भी ऐसा ही करते होंगे। गाला सेठ की दुकान शहर में सबसे बड़ी लेडीज गवर्नमेंट की दुकान थी। उनकी दुकान पर बहुत अच्छी खासी खरीदारी होती। उन्होंने रविवार की शाम को 5 स्टैचू, यानी जो सफेद रंग के पुतले होते हैं जिन पर दुकानदार कपड़े लटकाता है, डिस्प्ले के लिए, तो गाला सेठ की इसी काम यानी डिस्प्ले के लिए मंगवाए थे। तो 5:40 पर एक ट्रक आया। उनके दुकान के बाहर खड़ा रहा। उस ट्रक में से एक मजदूर उतरा और वो सारे पुतले ट्रक में से उतार कर अंदर दुकान में रख रहा था और गाला सेठ बाहर खड़े खड़े निरीक्षण कर रहे थे। वो पुतले गिन रहे थे। ट्रक में 5 पुतले हैं, लेकिन जब वो दुकान में रखने के बाद गिनने में आए तब वो 6 हो गए थे। और जो 6वां पुतला था उसके पीछे एक टैग था जिसमें लिखा हुआ था L। गाला सेठ ने सोचा कि गिनने में गलती हो गई होगी, चलो कोई बात नहीं। पर गाला सेठ को क्या पता था कि ये पुतले पूरे शहर में खौफ का तांडव मचाने वाले थे।
गाला सेठ जहाँ से सारे पुतले लाए, उन्होंने सोचा कि एक काम करता हूँ, पुतलों के डीलर को कॉल करके देखता हूँ। तो उन्होंने पुतलों के डीलर को कॉल किया और उनसे पूछा कि हेलो, मैं गाला सेठ बोल रहा हूँ, आपने मेरी दुकान पर कितने पुतले भेजे थे? तो पुतले के डीलर ने कहा, सर हमने 5 पुतले भेजे थे। तो गाला सेठ बोले, हमको तो 6 पुतले मिले हैं। गाला सेठ ने चौंकते हुए कहा। तो पुतले के डीलर ने कहा, लगता है सर आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ओके, गाला सेठ ने इतना कहते ही फोन रख दिया। उन्होंने सबसे पूछा दुकान में, लेकिन सबका यही कहना था कि उन्हें कुछ नहीं पता, वो इस पुतले को नहीं लाए हैं। तो गाला सेठ तो विचार में पड़ गए, आखिर ये पुतला आया कहाँ से। उन्होंने थोड़ी देर अपने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। और हमारे गाला सेठ हिसाब और धंधे में एकदम पक्के थे। वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि उन्हें कुछ याद आ जाए, लेकिन उन्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा था। फिर उनकी दुकान में ग्राहक आने लगे, क्योंकि रविवार था और शाम भी हो गई थी। बहुत सारे लोग खरीदारी करने के लिए आने लगे और गाला सेठ इस पुतले वाली बात को भूल गए। और उन्हें क्या पता था कि जिस पुतले को वो नज़रअंदाज कर रहे थे, जिस बात को वो छोटी समझ रहे थे, वो पुतले पूरे शहर में खौफ फैलाने वाले थे। गाला सेठ की दुकान पर बहुत अच्छी खासी खरीदारी चल रही थी। उनकी बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। उनकी दुकान पर एक औरत आई अपने हस्बैंड के साथ। देखकर लग रहा था कि उनकी नई नई शादी हुई है। और उस औरत का नाम निधि था और उसके हस्बैंड का नाम हर्ष था। इन लोगों से ही शुरू हुआ खौफ का वो मंजर। वो दोनों यानी निधि और हर्ष दुकान में एंटर हुए और वो दोनों अपने बजट के बारे में बात कर रहे थे। हर्ष बोल रहा था, देखो निधि, हमारा बजट सिर्फ 1000 का ही है। और वो बात करते हुए दुकान में एंटर हुए और फिर वो कपड़े देखने लगे। उन्होंने सारे कपड़े देखे, लेकिन निधि को कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आता। निधि कभी ये तो कभी वो देखती, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आया। इतने में उसकी नज़र डिस्प्ले पर पड़ी। एक पुतले पर गई। उस पुतले पर जो कपड़े लटक रहे थे, वो कपड़े उसे एक ही झटके में पसंद आ गए। निधि उस पुतले की तरफ बढ़ने लगी और वो उस पुतले के पास जाकर खड़ी हो गई और वो उसे घूरने लगी, मानो वो सम्मोहन में हो। हर्ष ने निधि को 2 बार आवाज लगाई, लेकिन निधि ने जवाब ही नहीं दिया। तो हर्ष ने उसको झंझोरते हुए पूछा, अरे कहाँ खो गई निधि? उसको झंझोरते ही निधि ने हर्ष की तरफ देखा, मानो निधि कोई सम्मोहन से बाहर निकली हो। निधि ने जवाब दिया, कुछ नहीं, वो ये देखो, ये ड्रेस कितनी अच्छी है, उसने हर्ष से कहा। फिर उसने पुतले को थोड़ा पलट के देखा तो उसने देखा कि पीछे एक टैग जिसमें लिखा हुआ था एल। तो उसने ये टैग देखकर बोला, देखो हर्ष, ये ड्रेस तो मेरे साइज में भी है। ये वही पुतला था। तो उन्होंने ये ड्रेस खरीद ली और वो फिर घर चले गए। घर जाकर निधि ने वो ड्रेस ट्राई की। उसे वो ड्रेस पसंद भी आई। फिर निधि ने वो ड्रेस अलमारी में रख दी। फिर वो दोनों सो गए। रात के करीब 3 बजे थे तो कुछ गिरने की आवाज़ आई तो निधि की नींद खुल गई। उसने उठकर देखा तो अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था और कुछ कपड़े बाहर गिरे हुए थे। तो उसने वो कपड़े उठाकर अलमारी में रख दिए और अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर निधि ने सोचा कि आजकल छोटे मोटे भूकंप के झटके हमारे शहर में आते रहते हैं। शायद मैंने अलमारी का दरवाज़ा खुला रख दिया होगा और छोटा भूकंप के झटके की वजह से ये अलमारी का दरवाज़ा खुल गया होगा और कपड़े बाहर गिर गए होंगे। तो वो फिर से सो गई। 1 घंटे बाद यानी 4:02 पर निधि की फिर से आँख खुल गई। उसने देखा कि जो कपड़े वो कल यानी रविवार को खरीद कर लाई थी गाला सेठ की दुकान से, वो कपड़े बाहर ज़मीन पर पड़े थे। लेकिन निधि ने तो वो कपड़े अलमारी में रखे थे। ये कपड़े यहाँ बाहर कैसे आ गए? हाउ? निधि आश्चर्य के साथ बोली। वो खड़ी हुई और उसने वो कपड़े समेटने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही उसने उस कपड़े को छुआ
उन कपड़ों में आग लग गई और निधि जोर से चीखी और चीखने की वजह से हर्ष की नींद खुल गई। इतने में निधि बेहोश हो गई। हर्ष ने निधि को उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं उठी तो हर्ष निधि को फटाफट हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल में निधि को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करा दिया। डॉक्टर ने कहा निधि को दिल का दौरा पड़ा है और डॉक्टर निधि की ट्रीटमेंट करने के लिए चला गया। आधे घंटे बाद आया और उन्होंने कहा कि निधि अब खतरे से बाहर है। हर्ष की जान में जान आई। सुबह के करीब 11 बज रहे थे। निधि जहां पर एडमिट थी उस वार्ड में टीवी चल रहा था। उस पर न्यूज चल रही थी। न्यूज में आ रहा था कि गाला सेठ की दुकान पर आधी रात को 3 बजे के आसपास किसी ने तोड़फाड़ की। आश्चर्य की बात यह है कि ये किसी जीवित वस्तु ने नहीं की बल्कि एक निर्जीव वस्तु ने की है। ये तोड़फाड़ मचाई है एक पुतले ने। सुबह जब गाला सेठ ने अपनी दुकान पर आकर देखा तो उनकी दुकान पर तोड़फाड़ मची हुई थी। जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे पर देखा तो फुटेज में से एक असंभव घटना बाहर आई। दुकान बंद करके रात को जब सब अपने घर चले गए उसके बाद वहां पर बहुत सारे पुतलों के बीच से एक पुतले में हलचल होने लगी और वो चलकर हवा में उड़ने लगा और वो सीसीटीवी कैमरे के पास आकर खड़ा हो गया और अजीब सी आवाज निकालने लगा। और जब उसे ध्यान से सुनने में आया तो वो कह रहा था कि शहर में कोई कपड़े की दुकान नहीं बचेगी, सब खत्म कर दूंगा मैं। और फिर वो पुतला पूरी दुकान में भागा दौड़ी करने लगा और सब कुछ तोड़ फाड़ दिया। लेकिन सब पुतलों से वो कुछ अलग ही दिख रहा था क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज में जूम करके देखा तो उस पुतले पर पीछे एक चिट्ठी या फिर एक टैग था जो सिर्फ उस पुतले पर ही था और उस पर लिखा हुआ था एल। इस घटना के बाद गाला सेठ को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी और निधि के साथ हुई घटना भी वायरल हो गई न्यूज पर और पूरे शहर में सबको पता चल गया कि निधि के साथ ऐसा हुआ। क्यों उसने उस एल टैग वाले भूतिया पुतले पर टंगे हुए कपड़े लिए थे। पूरे शहर में डर का माहौल फैल गया। वो पुतला अब पूरे शहर के सभी रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर तोड़फाड़ मचा रहा था। निधि जैसे हादसे 2-3 लोगों के साथ हो गए। अब शहर में खौफ का तांडव मच गया था। रेडीमेड कपड़ों का धंधा ठप हो गया था। इस पुतले की वजह से वो पुतला रात को निकलता और पूरे शहर की गलियों में घूमता पर वो किसी के घर अंदर नहीं जाता। वो सिर्फ कपड़ों की दुकान के अंदर जाता और वो भी सिर्फ रेडीमेड कपड़ों की दुकान में। आखिर क्या कारण हो सकता है इसके पीछे। दुकानदार चाहे उनकी दुकान के शटर कितने भी ताले मारते वो पुतला शटर के आर पार चला जाता और पूरी दुकान में तोड़फाड़ मचा देता। पूरे शहर में निधि के साथ जैसा हादसा हुआ ऐसे हादसे शहर में 2-3 लोगों के साथ हो गए थे। लेकिन उन सब हादसों में एक चीज सामान्य थी। यहाँ सबको हार्ट अटैक ही आता था। जिनके साथ ये हार्ट अटैक वाला हादसा हुआ उनमें से कोई भी हार्ट का मरीज नहीं था या फिर उन्हें कोई ब्लड प्रेशर या दूसरी हार्ट की समस्या नहीं थी। फिर भी उन सबको हार्ट अटैक आया। निधि को भी हार्ट अटैक ही आया था। लेकिन इन सब में एक चीज और भी सामान्य थी कि उनके साथ ऐसा हादसा कपड़े खरीदने के बाद ही हुए थे। अब पूरे शहर में कोई भी रेडीमेड कपड़े नहीं खरीदता और सारे कपड़े की दुकान बंद करनी पड़ी थी और सब लोग 10 बजे से पहले घर चले जाते। पूरे शहर में खौफ का माहौल फैल गया था। लेकिन एक चीज गौर करने जैसी थी, इन सब घटनाओं के बीच में किसी की भी अभी तक जान हानि नहीं हुई थी। 2 दिन बाद गाला सेठ अपने घर में बैठे बैठे सोच रहे थे कि अब हमारा धंधा तो बंद हो गया, अब क्या करें, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन हम इंसान से लड़ सकते हैं, आत्माओं से कैसे लड़ें। इतने में उन्हें विचार आया कि एक काम कर सकते हैं। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और अपने चचेरे भाई को कॉल की। उनके चचेरे भाई का नाम गंगाराम था। गंगाराम के जान पहचान में 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। तो गाला सेठ ने उनको अपनी दुकान पर बुलाने का फैसला किया। दूसरे दिन रात को 12 बजे वो गाला सेठ की दुकान पर इकट्ठा हुए।
दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर में से एक का नाम था अतापी और दूसरे का नाम था वितापी। जुड़वा भाई थे। दोनों ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। दुकान पर पहुंचते हैं दोनों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अतापी आत्मा डिटेक्टर EF इलेक्ट्रोमोटिवेश फोर्स सेंसर होता है जो एनर्जी को डिटेक्ट करता है, उससे सारी जगह देखने लगा। वितापी पूरी घटना की पूछताछ गाला सेठ से करने लगा। गाला सेठ और वितापी बात कर ही रहे थे कि इतने में अतापी की डिटेक्टर पर बीप बीप जैसी आवाज आई। मतलब डिटेक्टर ने एक आत्मा का वजूद पकड़ लिया था और कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं, बहुत ताकतवर आत्मा लग रही थी। अतापी और वितापी एकदम ही सतर्क हो गए और उन्होंने अपना उजाई बोर्ड निकाला। उजाई बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें आत्मा से बात कर सकते हैं, आत्मा से संपर्क कर सकते हैं। इसमें एक लकड़ी का काटा हुआ पीस होता है जो इंडिकेटर की तरह काम करता है। उसके बीच में होल होता है। हम जब भी आत्मा से कोई प्रश्न पूछते हैं, ये लकड़ी का टुकड़ा यानी डिटेक्टर अपने आप अक्षरों पर जाकर पूरा शब्द बनाता है। उजाई बोर्ड निकाला और सब लोग एक गोलाकार बनाकर बोर्ड के आजू बाजू बैठ गए और अतापी बोला, हे आत्मा, तुम जहाँ भी हो या जिस रूप में भी हो, सामने आओ। हम तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तो पुतला उड़ता उड़ता आया और उसके साथ एक चिट्ठी भी आई और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था L और वो चिट्ठी उस पुतले पर आकर चिपक गई और वो पुतला उनके सामने आकर खड़ा हो गया। तो अतापी ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तो लकड़ी का टुकड़ा सुस्मिता पर घूमकर रुक गया। मतलब उस आत्मा का नाम सुस्मिता था। और फिर वितापी ने पूछा, क्या तकलीफ है तुम्हें? क्या तुम्हें मुक्ति नहीं मिली? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तो वो लकड़ी का टुकड़ा रेडियो पर घूमकर रुक गया। वहाँ पर बाजू में ही एक रेडियो पड़ा हुआ था। तो वो आत्मा पुतले में से निकलकर रेडियो में चली गई और जैसे ही वो आत्मा पुतले में से बाहर निकली, उस पुतले में आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। वो आत्मा अब रेडियो में चली गई थी। फिर रेडियो अपने आप ही चालू हो गया और उसमें से एक औरत की आवाज आने लगी। उस आत्मा ने अपने साथ हुई हादसे को बताना शुरू किया। ये बात है 8 साल पहले की, जब सुस्मिता और समर की शादी हुई थी। उनकी शादी हुई थी 12 अप्रैल 2013 को। वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। सुस्मिता को खाने का बड़ा शौक था और उसे कपड़े का भी बहुत शौक था। सुस्मिता का स्वभाव ऐसा था कि वो किसी की भी बात को तुरंत सुनकर दिल पर ले लेती थी। वो यंगस्टर तो नहीं थी और उसे जिम जाने का क्रेज था, तो सुस्मिता हर रोज जिम जाती। शादी के बाद घर में काम करने की वजह से उसका जिम जाना बंद हो गया। शादी के 2 साल बाद वो पहली बार माँ बनी और माँ बनने की वजह से वो बहुत मोटी हो गई थी। तो उसने डाइटिंग शुरू की, लेकिन उससे डाइटिंग ही नहीं हो रही थी। उसे हमेशा कुछ न कुछ खाने का ही मन होता। सुस्मिता से कंट्रोल ही नहीं होता। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन असफल होने की वजह से उसने प्रयास करना छोड़ दिया और फिर वैसे भी वो माँ बन गई थी, इसलिए उससे भूखा तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। और वैसे भी उसकी 2 जेठानी थी और वो जॉइंट फैमिली में रहते, तो तीनों काम बटे हुए थे, इसलिए उसे ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता, इसलिए वो मोटी हो गई थी। फिर 2 साल बाद फिर से माँ बनी। अब वो कुछ ज्यादा ही मोटी हो गई थी और उसने फिर से डाइटिंग और रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू किया, लेकिन इसी वजह से उसे ज्यादा भूख लगती। तो जितना वजन उसने घटाया उससे दुगना तो उसने गेन कर लिया था। शुरुआत में तो उसे कोई कुछ नहीं कहता, पर बाद में सब सुनाने लगे कि आप शादी करके आई थी, तब आप स्लिम थी, लेकिन अब थोड़ी हेल्दी हो गई हो। उसे बहुत बुरा लगता, लेकिन वो जाने देते कि ये सब लोगों को बोलना है, वो बोले। समर मुझे कभी कुछ नहीं कहता। सभी उसे सुनाते कि हमारे खानदान में तो कोई इतना मोटा नहीं है। कभी ये तो कभी वो, कभी इस बात में तो कभी उस बात में। आपसे नहीं हो पाएगा, आप तो बहुत हेल्थी हो।
वो सुष्मिता को सुनाते ही रहते, लेकिन सुष्मिता ने कभी दिल पर नहीं लिया क्योंकि समर कभी उसे कुछ नहीं कहता था। लेकिन सुष्मिता को बुरा तो लगता। एक दिन दोनों यानी सुष्मिता और समर दोनों गाला सेठ की दुकान पर कपड़े खरीदने के लिए गए थे। उस दिन थी 22 मई 2021। वो दोनों शाम को गए थे क्योंकि समर शाम को ही फ्री था, उसे कोई काम नहीं था। तो वो दोनों वहां पर पहुंचे और कपड़े देखने लगे। सुष्मिता को कपड़े का बहुत शौक था, वो कपड़े देख रही थी। सुष्मिता को कोई कपड़ा पसंद ही नहीं आता और अगर उसे कोई कपड़ा पसंद आता तो वो उसकी साइज यानी डबल एक्सल, एक्स्ट्रा लार्ज में नहीं आता और ज़्यादातर कपड़े जो उसे पसंद आते थे वो लार्ज साइज में ही होते। हर बार उसके साथ ऐसा ही होता, वो अपना मन मारकर कुछ भी ले लेती। उस दिन ऐसा ही हुआ सुष्मिता के साथ। उसे कुछ पसंद ही नहीं आया तो उसकी नज़र गाला सेठ की दुकान पर खड़े पुतले पर गई। वो ड्रेस सुष्मिता को बहुत पसंद आ गई, लेकिन वो उसकी साइज में नहीं थी, लार्ज साइज में था। तो उसने गाला सेठ से पूछा कि इस स्टाइल में बड़े साइज में ये ड्रेस होगी, लेकिन गाला सेठ के पास वो साइज में वो ड्रेस नहीं थी। तो वो बेचारी बहुत दुखी हो गई। उसे वो ड्रेस इतना पसंद आ गया था कि उसे वो ड्रेस चाहिए ही था, लेकिन उसकी साइज की वजह से नहीं मिला। वो बेचारी बहुत निराश हो गई थी। फिर वो दोनों वापस घर आ गए और फिर वो दोनों सो गए। पूरी रात सुष्मिता के दिमाग में विचार घूम रहा था कि मैं इतनी मोटी क्यों हूँ, मुझे मेरे मोटापे का कुछ करना चाहिए, लेकिन मुझसे डाइटिंग कहाँ होती है। इतनी अच्छी ड्रेस थी लेकिन मैं तो रही मोटी, मुझे कहाँ कोई स्टाइलिश कपड़े होते हैं। सब लोग मुझे हमेशा बात बात में ताने मारते हैं, वगैरह वगैरह विचार उसके दिमाग में चल रहे थे। वो पूरी रात सोई नहीं और वो पूरी रात सोचती रही। दूसरे दिन यानी तारीख 23 मई 2021 को भी सुष्मिता को पूरे दिन मन में विचार आ रहा था। वो पूरे दिन यही सोच रही थी। उस दिन रात को समर को दफ्तर से आने में देर हो गई क्योंकि उसे बहुत काम था। वो घर आया, वो बहुत थक गया था, उसे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उसे डाइनिंग टेबल पर खाना ना मिलने की वजह से चिल्लाने लगा। इसलिए सुष्मिता और समर में झगड़ा हो गया और झगड़े में गुस्से में समर ने सुष्मिता को कह दिया कि अगर मुझे पता होता कि शादी के बाद तुम मोटी हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करता। सुष्मिता का स्वभाव ही ऐसा था कि वो किसी की भी बात तुरंत ही दिल पर ले लेती। तो ये बात उसे बहुत बुरी लगी। ये बात उसे ऐसे दिल पर चुभी कि उसने उस रात 23 मई 2021 को आत्महत्या कर ली। दूसरे दिन 24 मई 2021 को जब सुबह उठकर सबने जब सुष्मिता को देखा तब सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि सुष्मिता ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली है। उन सबको इसका कारण पता नहीं था, लेकिन उनकी बरादरी में और समाज में बदनामी ना हो इसलिए उन्होंने इसको हार्ट अटैक का नाम दे दिया। ये वजह थी। इस पुतले वाली घटना में सबको दिल का दौरा पड़ रहा था। 24 मई को सुष्मिता ने आत्महत्या कर ली और 25 मई से शहर में खौफनाक घटना शुरू हो गई। ये सारी कहानी उस आत्मा ने सबको सुनाई। सुष्मिता की आत्मा ने कहा, मैंने एल की चिट्ठी इसलिए लगाई थी क्योंकि मुझे जो कपड़ा पसंद आता है वो हमेशा एल यानी लार्ज साइज में होता। इसलिए अगर मैं वो एल साइज के कपड़े नहीं पहन पाती तो मैं किसी को भी नहीं पहनने दूंगी। और इसी वजह से सबके मन में लार्ज साइज या कोई भी कपड़ा खरीदने का डर बैठ गया और ये पुतला सब पुतलों से कुछ अलग ही दिखा। इसलिए तो अतापी ने पूछा, तो क्या मदद कर सकते हैं हम? तो उस आत्मा ने कहा, मेरे परिवार को यहाँ बुलाओ। और उसने एड्रेस दिया और फिर वितापी उसके परिवार को लेने गया और लेकर आया और उसने उनके परिवार को सारी कहानी सुनाई। अब सुष्मिता के परिवार को सुष्मिता की आत्महत्या का कारण पता चल गया था तो समर उससे माफी मांगने लगा। तो सुष्मिता की आत्मा ने कहा, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुम सबके पापों का हिसाब है ऊपर, तुम्हें पश्चाताप करना होगा। तो समर ने पूछा, क्या पश्चाताप
करना पड़ेगा मुझे। मैं कड़ा से कड़ा पश्चाताप करने के लिए तैयार हूँ। तो सुष्मिता की आत्मा ने कहा, तुम्हें गरीबों को हर महीने कपड़े दान में देने होंगे और तुम्हें ये काम जिंदगी भर करना होगा। तो समर ने कहा, ठीक है, मैं करूँगा। बाद में उसकी आत्मा रेडियो में से निकलकर आईने में चली गई और रेडियो जलकर राख हो गया। आईने में आने के बाद उसने अपने बच्चों को एक आखिरी बार देख लिया और फिर उसने कहा कि मैं किसी को मारना या डराना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं ये बताना चाहती थी कि अगर तुम मोटे हो या पतले हो, अगर तुम काले हो या गोरे हो, तुम कैसे भी हो, हम इंसान हैं और हम सब मनुष्य और प्राणी के साथ अच्छा और एक सामान्य व्यवहार करना चाहिए। ये पूरी घटना अतापी रिकॉर्ड कर रहा था। फिर सुष्मिता की आत्मा ने समर से कहा कि पश्चाताप मत भूलना और मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इतना कहते ही आईना टूट गया और सुष्मिता की आत्मा एक सफेद धुएं के रूप में आईने से निकली और कहीं दूर गगन में चली गई। उसको मुक्ति मिल गई थी। ये पूरी घटना अतापी ने कैमरे में रिकॉर्ड की और फिर कुछ ही दिनों में ये घटना पूरी दुनिया में वायरल हो गई। एक आत्मा ने पूरी दुनिया को एक सीख दे दी। एक मरे हुए इंसान ने पूरी मानव जाति को पाठ पढ़ा दिया। 3 साल बाद अब हर महीने भूले बिना समर गरीब लोगों को कपड़े दान में देता। वो अपना पश्चाताप अच्छी तरह से निभा रहा है, लेकिन वो एल टैग वाला पुतला आज भी गाला सेठ की बड़ी सी दुकान के एक छोटे से स्टोर रूम में एक कोने में है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।